Hello student, I am here with a video for 12th physics. That one is the 6th video of first chapter. In this video, we will discuss about the applications of Gauss law. ये वैसे तो आपके लास्ट टॉपिक हैं इस चैप्टर के, पर इसके बाद में एक वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, जो प्रॉब्लम्स सीबीएसई के पॉइंट व्यू से भी और आपके कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, 3-4 चीजें वो हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ बात करेंगे गॉस लॉ, और मैंने बताया था कि गॉस लॉ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉस लॉ, उसकी एप्लीकेशन या उसके बेस पे न्यूमेरिकल 100% लिख लीजिए, आना ही आना है। मीन्स दैट वन इज 3 to 5 मार्क्स। 2 मार्क्स का तो बहुत रेयर चांस है 2 मार्क्स का है, अदरवाइज 3 to 5 मार्क्स का आएगा ही आएगा। तो गॉस लॉ हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन बहुत ईजी है, बहुत ही आसान चीजें हैं, और आपको मुझे लगता है कि समझने में भी कोई दिक्कत नहीं है। गॉस लॉ आपने पढ़ लिया। गॉस लॉ में एक चीज याद करना बस कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। मींस गॉस लॉ आपका है, अगर मैं आपका एक गॉस लॉ लिखूं तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q/ε0। बस ये चीज याद रखो। इसकी एक चीज होती है मैथमेटिकली, जब मैंने बताया था EdS, E is the electric field, ds is the surface field। हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे थे जो फाइनल एरिया था। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज thin wire of infinite length। thin wire of infinite length, ये आपकी सबसे पहली एप्लीकेशन है। मीन्स हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ का एक थिन वायर जो यूनिफॉर्मली चार्ज है। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब आप जानते हो कि इक्वल लेंथ पे इक्वल चार्ज है, हर जगह चार्ज इतना ही है। ये नहीं कहीं पे चार्ज ज्यादा है कहीं पे कम है, नहीं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज के ऊपर। अब हमने इस P पॉइंट पे इसकी वजह से, इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है जो इस वायर से R डिस्टेंस पे है। देखो, अगर हम नॉर्मल वे से सॉल्व करेंगे तो पहले में यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना पड़ेगा, फिर यहाँ का, फिर यहाँ का, फिर यहाँ का, सब फाइंड करने पड़ेंगे सारे वायर का, फिर उसको सम करना पड़ेगा और वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम एक गॉसियन हाइपोथेटिकल सरफेस बनाएं। मींस एक गॉसियन हाइपोथेटिकल सिलेंड्रिकल सरफेस बना लिया हमने। गॉसियन हाइपोथेटिकल सिलेंड्रिकल सरफेस बना लिया जिसकी रेडियस R है और लेंथ L है। R is the radius and L is the length। मींस ये कुछ ऐसा हो गया जैसा आपका ये मेरे हाथ में मार्कर है। ये हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस है सिलेंड्रिकल शेप का, इसकी रेडियस R है, और लेंथ L है। ये लेंथ L है और बार ऐसे है जैसे इसके अंदर रिपल होती है। बिल्कुल मिडिल में इसकी एक्सिस पे। मींस यहाँ पे इसका सेंटर है, इस वाले सरफेस का ये सेंटर पे है, इसकी एक्सिस जानते हो आप इसको कहते हैं। अब हमने मान लिया Q चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस। बस ये गॉसियन सरफेस याद रखना कि एनी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस विच एनक्लोज एनी चार्ज इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस है, ये तो गॉसियन सरफेस होता है। L लेंथ O
Gaussian surface, and lambda linear charge density of wire. वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है. सो लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ. चार्ज कितना है 2 और लेंथ कितनी है स्फीयर. तो दैट वन इज 2 कंपोनेंट और Q इज इक्वल टू लैम्डा. यूजिंग गोश थ्योरम. अब हम गोश थ्योरम यूज करेंगे. गोश थ्योरम क्या कहती है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस सरफेस इज इक्वल टू 1/epsilon टाइम्स टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस. EDS मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया की डॉट प्रोडक्ट और फिर इंटीग्रेशन करके फिर क्लोज का सिंबल आए फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल सरफेस. अब अगर मैं इसकी बात करूं, देखो ये हमारा सरफेस है तो इसमें 3 तरीके के फेस है. एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला. मीन्स प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस. S1, S2 और S3. तो ये सरफेस तो आपका है S1, ये सरफेस आपका है S2 और ये सरफेस सारा कर्व सरफेस आपका. अब हमने तीनों पे स्मॉल एलिमेंट ले लिए. एक एलिमेंट मैंने इसमें लिया, एक एलिमेंट मैंने इसमें लिया और एक एलिमेंट मैंने यहां पर कर्व. अब इसकी डायरेक्शन देखो, एरिया की डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड. मींस ये एलिमेंट है DS1 डायरेक्शन अपवर्ड, ये एलिमेंट है DS2 डायरेक्शन डाउनवर्ड और ये एलिमेंट है DS3 डायरेक्शन इसकी ये वाली. अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं. देखो इसकी वजह इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है, ये सारी चार्ज से डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? नॉर्मल टू द सरफेस. मींस इसका जो सरफेस है उसके एवरेज नॉर्मल. तो यहां पे अगर बात करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये ऐसे है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया. यहां पे अगर बात करोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया. और अगर यहां पे बात करोगे तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही आ गया जो ऐसे गिरा है. अब मैं इसको अप्लाई करता हूं. देखो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है तो मेरे पास E है एरिया DS1, मेरे पास E है एरिया DS2 S2 और मेरे पास E है एरिया DS3 टोटल एरिया इज इक्वल टू 2/epsilon. देखो सारा एरिया कवर हो गया ना. हमारे प्लेन एरिया भी, ये प्लेन एरिया भी, कर्व एरिया भी सारा कवर हो गया. तो टोटल एरिया कवर हो गया ना. टोटल इलेक्ट्रिक और वो होता है 2/epsilon के, क्योंकि क्यों इसके अंदर चार्ज है. चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस हाइपोथेटिकल सरफेस इज Q. अब DS1 और E के बीच का एंगल कितना है? देखो A.B आपको पता है A.B कितना होता है? AB cos थीटा. और यहां पे थीटा कितना है? 90. तो cos 90 होता है 0, तो 0 हो गया. देखो EDS cos 90 लिखोगे तो 0 हो जाएगा. cos 90 की वैल्यू 0 होती है. EDS2 cos 90 ये भी 0 हो जाएगा. यहां पे EDS3 cos 0, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है. तो ये एडिशन है. अब जब इसको आगे सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा E और इसका DS3 का इंटीग्रेशन पूरे एरिया पे Q/epsilon. अब E इंटू टोटल एरिया S3 Q/epsilon.
ई इंटू S3 की बात करते हैं। S3 का मतलब कर्व्ड एरिया। S3 कौन सा एरिया? कर्व। और कर्व्ड एरिया कितना होगा? 2πrl। कर्व्ड एरिया क्या होता है सिलेंडर का? 2πrl इज इक्वल टू 2/ε। बिकॉज S3 इज इक्वल टू 2πrl, इसको लिख लो कर्व्ड एरिया। मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं चीज होगी, आपको पता है 2πrl होता है। तो E इज इक्वल टू हो गया Q/2πε0RL। अब Q की वैल्यू पता है आपको लेना है, तो E इज इक्वल टू हो गया λL/2πε0RL। L से L कट गया, तो E इज इक्वल टू λ/2πε0R। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, बिकॉज Q इज इक्वल टू λL। आपने Q की जगह यहाँ λL L से L तक क्या वैल्यू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, हर एक बार पे कहीं भी लोग कांस्टेंट है क्योंकि गोली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। 2πε0 कांस्टेंट है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड? E प्रोपोर्शनल टू 1/r मींस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मैं दोनों के बीच में ग्राफ बनाऊं R के और E के, तो ये ग्राफ ऐसा है। E R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस जितनी डिस्टेंस बढ़ेगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता चला जाएगा। तो ये आपका आ गया पहली एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन वायरों के इनफाइनाइट लेंथ। अब सेकंड एप्लीकेशन बात करते हैं, ये तो 1D के लिए बात होगी। अगर हमारे पास एक शीट हो, थिन प्लेन शीट हो, मीन्स 2D शीट का मतलब एरिया, एक रेक्टेंगल टाइप की या एक स्क्वायर टाइप की, इस टाइप की कोई हो, तो उसके लिए क्या वैल्यू आएगी? अब उसके लिए बात करें। Electric field due to a uniformly charged thin plane sheet of infinite size. अब की बार हमने एक प्लेन शीट ली, एक प्लेन शीट ली इनफाइनाइट साइज, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने इसमें। यूनिफॉर्मली चार्ज, अब हमने इस पे फिर से वही एक हाइपोथेटिकल, मान लिया हमें यहां पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है जो इस शीट से R डिस्टेंस, हमने इस पॉइंट पे एक गॉसियन सरफेस बना दिया। ये गॉसियन सरफेस बना देंगे। ये गॉसियन सरफेस बना देंगे चार डिस्टेंस पे, ऐसे सिलेंड्रिकल फेस पर ये R डिस्टेंस इधर, R डिस्टेंस पूरा सरफेस बना है, क्लोज कर दिया। क्योंकि अगर मैं आधा रखता तो क्लोज नहीं होना था, प्लेट पे आगे बंद हो जाता। अब ये प्लेट के अंदर से होता हुआ क्लोज हो गया। अब इसने जो इस पे
चार्ज दिया, देखो इस प्लेट पे जो चार्ज दिया सरफेस ने, ये वाला ये Q है। मीन्स ये यहां से यहां तक जो प्लेट पे चार्ज बन रहा है, प्लेट की ऐसे करी हुई है ऐसे, और ये सरफेस बना दिया आपने। तो इसने जो यहाँ पे चार्ज दिया, देखो ये जो चार्ज आ रहा है ये इतने एरिया में, ये Q है और इसका एरिया S है। S का एरिया हो गया, जो सरफेस का एरिया पड़ा, प्लेट का एरिया सरफेस के अंदर आ रहा है, और Q चार्ज है। बाई द गॉसियन सरफेस, S एरिया enclosed, area of plate enclosed by the plate area of the sheet is the area of the sheet enclosed by the Gaussian surface, and sigma surface charge density means charge per unit area of the sheet, जो sheet आपने ली है इसकी सरफेस चार्ज है। तो दैट वन इज चार्ज पर यूनिट एरिया और Q इज इक्वल टू लैम्डा। फिर से वही यूजिंग Gauss theorem, Gauss theorem का पता ही है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस एंटायर सरफेस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसके अंदर चार्ज हमने Q ही लिया है, तो Q अपॉन एप्सिलॉन। अब फिर से वही तीन तरीके के हमारे पास सरफेस आ गए, एक ये कर्व, एक इधर वाला प्लेन सरफेस, एक इधर वाला प्लेन सरफेस, और एक कर्व सरफेस। तो एक सरफेस ये हो गया S1, एक सरफेस हो गया S2, और एक कर्व सरफेस हो गया S, जैसे पहले लिया था। अब स्मॉल एलिमेंट के सरफेस के DS1, DS2 and DS3 means DS1, DS2 और DS3 किधर भी ले लो एक ही बात। अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, प्लेट ऐसी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से ऐसे होगा, इधर से ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये वाला ऐसे होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मतलब इधर होगा ना इधर होगा, इधर भी होगा, सिर्फ ऐसे होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की अगर बात करूं मैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इधर से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और अगर मैं इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अब की बार फिर से हम सोल्व करेंगे E DS1 इंटायर एरिया S1 प्लस E DS2 इंटायर एरिया S2 प्लस E DS3 इंटायर एरिया S3 इज इक्वल टू Q अपॉन S। अब की बार क्या होगा? अब की बार यहां पे 0 डिग्री करेंगे, यहां पे 0 डिग्री करेंगे, मीन्स E DS1 S1 E DS2 S2 और E DS3 यहां पे 90 का 0। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, जैसे हमने पहले में किया था उसमें तो कर्व सरफेस के लिए आया था दोनों 0 होते, इसमें कर्व वाला 0 होगा, दोनों सरफेस आएंगे, तो ये आपका वैल्यू आ गया। अब E S1 प्लस E S2 इज इक्वल टू Q अपॉन S। अब ये एरिया S1, ये एरिया S2
और इतना ही एरिया इसने इसमें इनक्लोज किया, तो मैंने क्या किया S, तो S1 S2 और S इक्वल ही है। हियर S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S। इसने जो एरिया प्लेट पे लिया है S, वो इसका एरिया, वो इसका एरिया। तो ES प्लस ES इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2S, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, एंड 2ES is equal to sigma upon epsilon and E is equal to sigma upon 2S epsilon। अब S क्या है? S देखो, S की हमें जरूरत ही नहीं है, आप इस वैल्यू करो। E is equal to 2 is equal to sigma S upon 2S epsilon, because 2 is equal to sigma S। अब S से S कट गया, तो E is equal to sigma upon 2 epsilon naught। ये अब देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। मैं जिससे कितनी भी दूर चले जाओ आप, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना यहाँ पे है उतना यहाँ पे, उतना यहाँ पे, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा डिस्टेंस का। अब अगर मैं इसके लिए ग्राफ बनाऊं तो क्या करते हैं कि ग्राफ छोड़ देते हैं, क्योंकि ग्राफ पर, क्योंकि ये आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो अगर मैं इसके लिए ग्राफ बनाऊं तो ये आर कितना बढ़ता रहो, इनकी वैल्यू चेंज नहीं, कांस्टेंट रहेगी। आर की वैल्यू से की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसके लिए ग्राफ हो गया। ये ग्राफ आपको कहीं नहीं मिलेगा इस केस में। अब एक चीज और, इफ दिस शीट इज थिक, अगर ये शीट थिक है, मोटी है, देखो मोटी है मीन्स एक परत है तो थिन है, पर दो परत है, ठीक है, तो इसकी वजह से इस वाले पेज की वजह से कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। और इस वाले पेज की वजह से भी यही पे, मान लिया मुझे यहाँ पे फाइंड करना है इस पॉइंट पे, जहां मेरा मार्कर है यहाँ पे फाइंड करना है इस चीज की वजह से, तो यहाँ पे कितना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, और इस वाले पेज की वजह से कितना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन एंड E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ठीक के लिए कंडीशन आ गई, थिन के लिए ये है, थिक के लिए ये है। हम नॉर्मली इसकी बात करेंगे, ठीक नहीं लिख सकते तो मैंने बता दिया, इसकी बात करते हैं। अब तीसरा जो एप्लीकेशन है, ये सेकंड एप्लीकेशन किया, जो आपकी थर्ड एप्लीकेशन है, वो आपकी इसी पे बेस है, उसमें कहीं गोश्त थोड़ी यूज नहीं होती है। अब उसकी बात पहले हम बात करेंगे थिन स्फेरिकल सेल, उसके बाद में बात करेंगे उस एप्लीकेशन जिसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। थिन स्फेरिकल सेल, जो कि यूनिफॉर्म में 4 थिन स्फेरिकल सेल मीन्स ये हमारे पास एक स्फेरिकल सेल है। होलो स्फेरिकल सेल मीन्स, होलो का मतलब जैसे आपकी गोल होती है बीच में से खाली, ऐसा कोई हमारे पास स्फेरिकल सेल है, मेटेलिक स्फेरिकल सेल यूनिफॉर्मली चार्ज। आप ये इसका सेंटर, ये इसकी रेडियस होगी कैपिटल R, ये सेंटर हो गया, ये चार्ज हो गया। चार्ज पता है आपको, सारा इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया जितना भी चार्ज है। तो हमने मान लिया R
रेडियस ऑफ द स्फीयर, स्फेरिकल सेल, Q चार्ज ऑन स्फेरिकल सेल, इस पे चार्ज है Q, एंड अब हम 3 पॉइंट लेंगे। पहला, व्हेन P lies outside the sphere, P स्फीयर के आउटसाइड में है, मीन्स P पॉइंट किया, इससे आर डिस्टेंस, मीन्स स्फीयर के सेंटर से आर डिस्टेंस आउटसाइड है। अगर मैं इसी सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करूं, पता है क्या होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया, यही होती है ना, 4 पाई आर स्क्वायर का सरफेस एरिया कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो P आउटसाइड में है, तो फिर क्या करूंगा मैं? एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस बना लूंगा स्मॉल r रेडियस का, ये हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस बना लिया, ये हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस बना लेंगे स्मॉल r रेडियस, जिसके अंदर चार्ज कितना है? Q है। यूजिंग गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में देखो मैंने क्या किया, यहां पे एरिया ले लिया, क्योंकि इस वास्तविक तरीके का एरिया ds, ये मैंने एरिया ले लिया ds, देखा, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए वो भी यही आएगी, क्योंकि ऑलवेज सेंटर से आउटवर्ड रेडियस की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर, तो वही एरिया की डायरेक्शन, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ds की डायरेक्शन भी वही, E की डायरेक्शन भी वही, तो ये आ गया E ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन, इसका इंटीग्रेशन। अब E इंटू एस Q अपॉन एप्सिलॉन, देखो E और ds के बीच में एंगल क्या है? 0 डिग्री, क्योंकि E और ds की दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो E ds cos 0 मींस E ds, E बाहर आ गया, ds रह गया, और ds का इंटीग्रेशन करोगे तो सरफेस एरिया ऐसा आ जाएगा। तो E इंटू एस की वैल्यू क्या है? 4 पाई r स्क्वायर, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया कितना है? 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, स्मॉल r रेडियस है गॉसियन सरफेस। तो यहां से E की वैल्यू आ गई आपके Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r स्क्वायर, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r स्क्वायर, बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आया एक पॉइंट चार्ज की वजह से आता है, पॉइंट चार्ज की वजह से आता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 अपॉन r स्क्वायर। अब अगर आप चाहो तो कई बार ये इस फॉर्म में भी दिया होता है, देखो यहां से Q की वैल्यू क्या आ गई? सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर, तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, E इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये E की वैल्यू होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये आपकी E की वैल्यू होगी। कब? when r is greater than r, आउटसाइड में हो अगर पॉइंट P, तो इसका मतलब स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा है,
सेकंड पॉइंट, व्हेन R is equal to R मीन्स, दूसरा पॉइंट हो गया एट द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल। अगर स्फेरिकल सेल के सरफेस पे हो, दूसरा पॉइंट ये हो, अगर स्फेरिकल सेल के सरफेस पे हो, ये इक्वेशन 1 कह रहा हूं मैं, ये इक्वेशन 2 कह रहा हूं। देन पुटिंग स्मॉल r is equal to कैपिटल R इन इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 में पुट किया तो E is equal to हो गया Q upon 4 pi epsilon naught 1 upon R स्क्वायर। और अगर इक्वेशन 2 में पुट किया हमने तो हो गया E is equal to सिग्मा अपॉन epsilon naught, क्योंकि R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर तो बंद हो जाएगा। तो ये कब हो गया, when R is equal to R on the surface। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बुक में क्या दिया हुआ देखो, बस आप इस स्मॉल R या कैपिटल R को कर दो। थर्ड पॉइंट, इनसाइड द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल के इनसाइड में मीन्स, अब की बार आपने क्वेश्चन सरफेस लिखना, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस मीन्स यहां भी पॉइंट आ गया। ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट P lies outside, second P on the surface and third P inside the surface। इसके स्फेरिकल सेल के इनसाइड में है। तो देखो गॉसियन सरफेस बना लिया यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को यूज कीजिए, phi is equal to E ds as Q upon epsilon। अब आपको एक चीज पता है कि इनसाइड में चार्ज तो होता ही नहीं, चार्ज तो सारा आउटसाइड में है। तो इसके इनसाइड में तो कोई भी चार्ज नहीं, क्योंकि चार्ज तो सरफेस पे रहता है, अंदर चार्ज है ही नहीं। तो Q is equal to 0, तो E is equal to 0 here, because charge always reside on the surface। चार्ज ऑलवेज सरफेस पे रहता है, उसके अंदर चार्ज होता ही नहीं। तो E is equal to 0 हो गया अंदर, इसके साइड में इलेक्ट्रिक 0। अब अगर मैं ग्राफ बनाऊं, बेटा ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब अगर मैं ग्राफ बनाऊं, देखो यहां से सेंटर में चलो, यहां तक तो 0 है, सरफेस पे ये है और सरफेस के बाद ये है। सबसे ज्यादा कब है, सरफेस पे, क्योंकि इसके बाद जैसे ही आगे वैल्यू कम होती चली जाए, आगे वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी E की वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो इन साइड में तो ये हो गया 0, सरफेस पे ये हो गया मैक्सिमम, और उसके बाद में फिर कम हो सकता है। मीन्स ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और इधर R हो गया, यहां पे R इज इक्वल टू R। जब R की वैल्यू R से कम है तो इसकी वैल्यू 0 है, तो यहां से हमें को इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहा, यहां पे जाके मैक्सिमम हो गया। यहां पे E की वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R।
और उसके बाद में कम होना शुरू हो गया ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो उसके बाद में कम होना शुरू हुआ। मेन यहां से यहां तक 0 इनसाइड में, जब जैसे ही r इक्वल टू r होगा बढ़ता बढ़ता, वो r कम था 0 था, बढ़ता 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 r हो गया तो मैक्सिमम होगा, ये हो गया। और उसके बाद में ये कम हो गया क्योंकि इस बात से इनवर्स प्रोपोर्शनल। ये आपका थर्ड एप्लीकेशन। अब फोर्थ एप्लीकेशन बहुत इजी है, सेकंड एप्लीकेशन को याद करो और वही है आपकी, बहुत इजी है। अब फोर्थ एप्लीकेशन की बात करें। फोर्थ एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू थिन इनफाइनाइट साइज प्लेन शीट। इनफाइनाइट साइज की प्लेन शीट दो है आपके पास, एक प्लेन शीट ये रही, एक प्लेन शीट ये रही। ये शीट फर्स्ट है, ये सेकंड है, दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज है। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 सरफेस चार्ज है, इसकी सिग्मा 1 है, इसकी सिग्मा 2 है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड अभी फाइंड करना सिग्मा अपॉन 2ε। अब देखो हमारे पास रीजन है, एक तो रीजन फर्स्ट, रीजन सेकंड एंड रीजन थर्ड। रीजन फर्स्ट दोनों प्लेट के राइट साइड में, रीजन सेकंड दोनों प्लेट के बीच में, रीजन थर्ड दोनों प्लेट के राइट साइड में। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। इसकी वजह से क्या E1 है आउटसाइड में, देखो इससे इधर कैसे होगा, ऐसे होगा E1, ये E1 की डायरेक्शन। इसकी वजह से यहाँ पे E1 नहीं होगा और यहाँ पे ये बस बेटा ये डायरेक्शन का ही खेल है थोड़ा सा। ये प्लेट है, इससे एक रीजन तो इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल का सरफेस आउटवर्ड होता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव भी इनवर्ड होता है, पॉजिटिव से आउटवर्ड होता है, ये होगा आउटवर्ड। इधर पॉजिटिव है, इधर भी आउटवर्ड, इधर भी आउटवर्ड। अब इस प्लेट की बात करते हैं, इसकी वजह E2 है, पहले रीजन में आउटवर्ड, दूसरे रीजन में आउटवर्ड और तीसरे रीजन में आउटवर्ड। देखो अब ये दूसरी प्लेट है, इसके दो रीजन इधर पड़ गए, इधर इधर है और इधर से है इधर है, तो ये दोनों इधर हो गए और ये वाला इधर हो गया। तो यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, E इक्वल टू E1 प्लस E2। यहां पे क्या आ गया, E इक्वल टू E1 माइनस E2, एक इधर है एक, और यहां पे E इक्वल टू E1 प्लस, यहाँ पे दोनों सेम साइड में है, यहाँ पे दोनों अपोजिट साइड में, दोनों का डिफरेंस होगा, यहाँ पे दोनों सेम साइड में। अब यहाँ पे अगर फाइंड करो, ये होगा सिग्मा 1 अपॉन 2ε0, सिग्मा 2 अपॉन 2ε0, सिग्मा 1 अपॉन 2ε0, सिग्मा 2 अपॉन 2ε0, सिग्मा 1 अपॉन 2ε0, सिग्मा 2 अपॉन 2ε0। तो 1 अपॉन 2ε0 कॉमन आ गया, सिग्मा 1 प्लस 1 अपॉन 2ε0 कॉमन आ गया, सिग्मा 1 माइनस 1
1/2 कॉमन आ गया, सिग्मा 1 प्लस। अब इसमें थोड़ा सा चेंज और कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो अगर हम बात करें x इधर पॉजिटिव होता है और इधर नेगेटिव, ये तो होता है। अगर इधर की एक्स ना पॉजिटिव लो, इधर की नेगेटिव लो, तो यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो आप इसको नेगेटिव लिख सकते हो, ये दोनों ही नेगेटिव डायरेक्शन में। यहाँ पे इवन पॉजिटिव में इवन नेगेटिव में, तुमने ठीक कर दिया, इवन पॉजिटिव में इवन नेगेटिव में, यहाँ दोनों पॉजिटिव में, बस ये अंतर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा अगर डायरेक्शन को कंसीडर करो। अब दूसरी चीज इसी में ये चीज होगी, अगर हमारे पास दोनों प्लेट अलग अलग नेचर की हो, मीन्स एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो, केसेस हैं, बहुत सारे केस बन जाते हैं। अगर मैं कहूं दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, इसकी भी सिग्मा है, इसकी भी सिग्मा है, तो सिग्मा होगा सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा अपन को एप्सिलॉन सिग्मा अपन एप्सिलॉन, सिग्मा माइनस सिग्मा 0, यहाँ पे जीरो, जितना इसका पॉजिटिव उतना इसका नेगेटिव, यहाँ पे फिर सिग्मा अपन एप्सिलॉन, ये पॉजिटिव नेगेटिव का, ये पॉजिटिव का, ये अगर दोनों अपोजिट नेचर की है, ये प्लेट 1 ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी सरफेस चार्ज है सिग्मा 1, रीजन फर्स्ट, रीजन सेकंड, रीजन थर्ड, 3 चीजें। पहले इससे बात करते हैं आउटवर्ड E1, आउटवर्ड E1, आउटवर्ड। देखो पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लेट ऐसे खड़ी है, प्लेट खाली है, इधर आउटवर्ड, इधर पे आउटवर्ड, तो E1 होगा सारा इसकी वजह से। अब इसकी वजह से बात करते हैं E2, नेगेटिव है इनवर्ड, E2 एंड E2, नेगेटिव चार्ज है ना प्लेट, तो इसमें इनवर्ट 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 इनवर्ट, इस प्लेट की तरफ आएगा इनवर्ट और इनवर्ट, तो ये कंडीशन है। अब यहां पे E इज इक्वल टू E2 माइनस E, यहां पे E इज इक्वल टू E1 प्लस E, और यहां पे E इज इक्वल टू E1 माइनस E। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे E2 तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इधर जा रही है, E1 नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो E2 माइनस E। यहाँ पे E1 पॉजिटिव में है, E2 भी पॉजिटिव में है, और यहाँ पे E1 पॉजिटिव में है, E2 नेगेटिव में है, तो E इक्वल टू हो गया यह सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन, मीन्स 1/2 एप्सिलॉन कॉमन ले लिया मैंने, तो सिग्मा 2 माइनस सिग्मा। E यहां पे क्या आएगा, 1/2 एप्सिलॉन कॉमन ले लिया, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा, और यहां पे 1/2 एप्सिलॉन कॉमन ले लिया, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा। ये मीन्स सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1, मैंने पॉजिटिव नेगेटिव पहले याद रखा, तो इधर जा रहा है पॉजिटिव, तो इधर जा रहा है नेगेटिव, तो E2 पॉजिटिव E1 नेगेटिव, E2 E1 दोनों पॉजिटिव, E1 पॉजिटिव E2 नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रिक फिल आ जाएगा। अब दोनों का सेम हो तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये सिग्मा होना चाहिए। तो आपने एक चीज देखी, अगर सेम नेचर की प्लेट है हमारे पास, तो मिडिल में डिफरेंस आता है, तो साइड में जुड़ जाती है, मिडिल वाले में दोनों के बीच का जो रीजन है उसमें डिफरेंस आएगा, इन दोनों में जुड़ जाएंगे। अगर अपोजिट नेचर की प्लेट है तो साइड में डिफरेंस आएगा और मिडिल में जुड़ जाएगी, ये डिफरेंस है। ये आपका बोर्ड फ्रॉम उसकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई।
अब कुछ टॉपिक्स हैं आपके, मैंने बताया कुछ न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी के, 3-4 न्यूमेरिकल्स हैं। एक हमें इनफाइनाइट चार्ज है, चार्ज वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, उसकी वजह इलेक्ट्रिक फाइंड करनी है विदाउट यूजिंग बोर्स थ्योरम, एक वो है। एक हमारे पास चार्ज वायर है सर्कुलर फॉर्म में, यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, दूसरी चीज होगी। तीसरी चीज थोड़ी सी क्वार्क थ्योरी हम पढ़ेंगे, उसके बेस पे न्यूमेरिकल है। और चौथी चीज जो अर्ली एटॉमिक मॉडल था, अर्ली सबसे पहले एटॉमिक मॉडल दिया था, उसने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस के सेंटर में और नेगेटिव चार्ज हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसने ये भी कहा था कि आउटर सेल में घूमते हैं, उसने कहा कि हर जगह इक्वली सारा का सारा स्पेस ही नेगेटिव चार्ज होता है बचा हुआ। तो उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स है, 3-4 न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज